हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज तो आपको पता ही होगा, 9th क्लास की आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा रिसोर्सेज होते क्या हैं। फिर भी हम बता देते हैं कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी नीड्स को दूर करते हैं। तो आइए अब हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके दो पार्ट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, फ्लोरा, फौना, लाइफ स्टॉक एट्सेट्रा। फ्लोरा फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे हैं एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो ये हमारे होते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ये रिसोर्सेज कब तक चलेंगे। तो पहले है इसमें रिन्यूएबल, विच कैन बी रिन्यूड रिप्रोड्यूस बाय मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि ये रिसोर्सेज अलग अलग प्रोसेसेस से बनते रहते हैं और ये जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। इसी में सेकंड पार्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं और इनको दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसकी डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, दीज टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म एंड मे एग्जॉस्ट ऑन एक्सेसिव यूज़। ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से भी ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। इसमें थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला है इसमें पोटेंशियल। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर है तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में हम सोलर और विंड एनर्जी के पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ सेटअप करने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमारी कंट्री तैयार नहीं है। इसलिए हम आज भी थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि कोयले वाले पावर प्लांट से बिजली पैदा करते हैं। दूसरा है इसी के अंदर डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी हम पहचान कर चुके हैं, हमें इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, और हमें ये पता है कि इनको कैसे यूज़ किया जाए और हमारा खर्चा भी कम हो, जैसे कोल, वुड, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। इसमें हमारा थर्ड है स्टॉक। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे कि हम इन्हें यूज़ कर सकें या इनका एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसे कि वाटर हमारे पास अर्थ पे अबंडेंट में अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास कोई फिजिबल टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम H2O को, जो कि वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, उसमें से हम H2 और O2 को स्प्लिट करके निकाल सकें। फोर्थ और लास्ट है इसमें रिज़र्व। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इनको यूटिलाइज़ करने की, लेकिन हम इन्हें अभी यूज़ नहीं कर सकते। हमने इनको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रिज़र्व कर रखा है। एक तरीके की अगर आगे जाके कोई इमरजेंसी आए या वॉर टाइम में हमें किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़े, तो हमारे पास जो रिज़र्व होता है, हम उस टाइम पे इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं।
लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ये रिसोर्स किसके हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के होते हैं। जैसे एक किसान, उसकी ज़मीन, तो उसका मालिक वो खुद अकेले वो किसान हैं। कार, आपकी कार हो गई, आपकी बुक्स हो गई, जिनके ओनर सिर्फ हम इंडिविजुअली होते हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा है कम्युनिटी। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कि मंदिर, पार्क, जहाँ पर जिस भी जगह पे वो पार्क या मंदिर होगा वहाँ के आसपास के लोग उसमें आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो देश के होते हैं, इन पे हक देश का होता है। तो दीज आर इन पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल ऑफ अ कंट्री। वो कोई भी रिसोर्स जो एक कंट्री की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, और जो ओशियनिक बाउंड्री है, जो भी किसी भी कंट्री की उसकी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का जो ओशन एरिया होता है, वो उसके अंदर आने वाला कोई भी रिसोर्स वो उस पर्टिकुलर नेशन का होता है। जैसे कि ट्रेन, लेक, रोड, ये नेशनल रिसोर्सेज हैं जो कि एक कंट्री के होते हैं। इसमें लास्ट है इंटरनेशनल। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री के नहीं होते हैं। इनका कोई एक सिंगल कंट्री इनका ओनर नहीं होता। जैसे कि मून, सन, ये किसी भी एक इंडिविजुअल कंट्री के नहीं हैं। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है जिन पे सबका बराबर हक है। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आगे करेंगे दो क्वेश्चंस जो कि हमने अभी तक जितना भी कवर किया है, यानी कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन और जो क्लासिफिकेशन हमने रिसोर्सेज की करी है वो। तो 10th क्लास में MCQ अगर आ जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमने करे थे उसमें से आपका 1 नंबर का MCQ का क्वेश्चन आ सकता है, या वो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पूछ सकता है, या कोई भी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, जैसे कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो वो आपको पूरा लिख के विद एग्जांपल आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, और रिसोर्सेज की डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो जैसे कि आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है, जिससे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। साथ के साथ हम अपने देश की इकॉनमी यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति को भी हम अच्छा कर सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से या उनको ओवर एक्सप्लॉइट करने से वो रिसोर्सेज आज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो रिसोर्सेज शायद ना भी रहें। तो इन्हीं सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसे तरीके की डेवलपमेंट होती है जिसमें हम अपनी मौजूदा नीड्स को तो पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन हम ये भी ख्याल रखते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज मिलते रहें। तो वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में हम काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो अब हम ये करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करी जाती है। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट स्टेप में जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार है वो रिसोर्सेज का अक्रॉस द कंट्री पता लगाती है कि वो कहाँ हैं और कितनी क्वांटिटी में है। और इसका को पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैपिंग, सर्वेइंग,
सैटेलाइट से जो हम इमेजेस लेते हैं वहाँ से हम सर्वे करके एक पूरा मैप बनाते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में कहाँ पर है। तो ये सब पता लगाने के बाद जो दूसरा स्टेप है, फिर हम उसमें ये प्लान करते हैं कि उस रिसोर्स को यूज़ करने का सबसे इजी और सबसे सस्ता तरीका क्या होगा, ताकि उस रिसोर्स को हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें, और किस तरीके के हमें आदमी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी उस रिसोर्स को यूज़ करने की। ये सब करने के बाद फिर तीसरा स्टेप ये होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि वो रिसोर्स से जो हमने डेवलपमेंट करी है, उस रिसोर्स से जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, क्या उसके साथ साथ हमारी नेशनल डेवलपमेंट भी हो रही है या नहीं, ऐसे। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो रिसोर्स हमने अभी एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमें अपनी प्रेजेंट यूज़ के लिए हमें वो रिसोर्स कितना चाहिए, और हमारी फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली जनरेशन के लिए हमें वो रिसोर्स कितना बचा के रखना है। तो ये प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग हम करते हैं, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने बताया, वो आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में नेक्स्ट हम करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल्स और सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स के बारे में। वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। और हमारे चैनल जेट सेट CBSE को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।